अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है, अभी हमारे 3 लेक्चर्स रहते हैं। इन 3 लेक्चर्स में हमें जो टॉपिक करना है वो है इंट्रोडक्शन टू अलजेब्राइक नंबर थ्योरी। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा, बहुत थोड़ा सा, जिसमें बहुत थोड़ी सी चीजें पता चलेंगी। लेकिन अगर इसका आपको ज्यादा जो है वो डिटेल देखनी है तो मेरे और जो है यूट्यूब पे लेक्चर्स मौजूद हैं। आप लोग जो है वो इसमें अलजेब्राइक नंबर थ्योरी के और डिटेल जो है देख सकते हैं। ये 3 लेक्चर्स में बहुत थोड़ा सा जो पोर्शन जो है वो इसकी जो है चीजें हम कवर करेंगे। ठीक, तो इसमें अलजेब्राइक नंबर थ्योरी है क्या, नंबर थ्योरी के क्या एक एलिमेंट्री कोर्स आपने पढ़ा, चीजें जो है वो आपने देखी। अब उसके बाद अलजेब्राइक नंबर थ्योरी का मतलब ये होता है कि हम उन्हीं चीज़ों को या उन चीज़ों को अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स के तौर पे जो है वो देख रहे होते हैं और अलजेब्राइक टेक्निक्स जो होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अभी तक हमने जो देखा तो वो जो एलिमेंट्री टेक्निक्स थी जो आपने इससे पहले एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ी थी, उन्हीं को यूज़ करते हैं या कुछ नई टेक्निक्स आ जाती हैं और चीज़ों को सॉल्व करने की। लेकिन अब जो है वो हम इनको देखेंगे कि अलजेब्राइक टेक्निक्स और अलजेब्राइक ऑब्जेक्ट्स के तौर पे जो है वो देखेंगे। अब ये अलजेब्राइक ऑब्जेक्ट्स जो है वो, ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर्स जो है वो क्या होते हैं? तो इनमें जिन चीज़ों को हम ज़्यादातर यहाँ पे देखेंगे, उनमें जो है वो पहली चीज़ है जिसे हम कहते हैं रिंग, एंड इंटीग्रल डोमेन, और दूसरी चीज़ है जिसे हम कहते हैं फील्ड। और यहीं से फिर हम नंबर फील्ड का कॉन्सेप्ट जो है वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि रिंग क्या चीज़ है और फिर हम जो है वो आगे और चीज़ें जो है वो देखेंगे। तो देखिए, रिंग जो है वो हम किसे कहते हैं कि अगर हमारे पास R एक सेट है, R इज एन R is a non-empty set holding the following properties. कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए इसमें? नंबर 1, इनका नाम जरूरी नहीं कि आपको पता हो, लेकिन ये कम से कम ये है कि प्रॉपर्टीज क्या, ये पता होनी चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि अगर A और B दोनों R के अंदर हैं तो दिस इम्प्लाइज A प्लस B ये भी R के अंदर होने चाहिए, और फॉर ऑल A B बिलोंग टू R, यानी कि R के कोई से भी दो एलिमेंट्स ले लें, उनको जब ऐड करें तो उसी में आने चाहिए। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करना कहलाए, या इसको क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आप कह सकते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नंबर 2, जिसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो ये होती है कि A प्लस B, पहले A और B को प्लस कर दें, फिर उसके बाद उसमें C प्लस करें। और यहाँ ये करें कि पहले A और फिर B प्लस C, यानी कि पहले B प्लस C ऐड करें, उसके बाद
ए ऐड करें, दोनों बराबर होने चाहिए। इस तरह की चीजें वेक्टर स्पेस के लिए आप कर चुके होंगे, लीनियर अलजेब्रा तो पढ़ रहे ना आप लोग, पढ़ चुके, तो इसमें ये चीजें इस तरह से की थी ना। वेक्टर स्पेस के लिए जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें से जो 5 शुरू की प्रॉपर्टीज है जो वो उसकी होती है, वही यहाँ पे भी आएंगी, वही प्रॉपर्टीज, ठीक, वो वेक्टर स्पेस वाली हो। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर। कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो पूछ लीजिए। 3 identity element, identity element with respect to addition, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी में ऐड किया जाए, ठीक, या उसमें कुछ ऐड किया जाए तो रिजल्ट वही नंबर आएगा, दूसरा नहीं आएगा। यानी 0 + a इज इक्वल टू a + 0 इज इक्वल टू a, यानी कि 0 जो है वो R का एक एलिमेंट होना चाहिए, R में 0 भी होना चाहिए। नंबर 4 इनवर्स एलिमेंट, ये सब आपने वेक्टर स्पेस लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा होगा। इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि a + -a इज इक्वल टू -a + a इज इक्वल टू 0। तो इसका हम ये कहते हैं कि देयर एग्जिस्ट -a फॉर एवरी a बिलोंग्स टू r, यानी कि R के हर एलिमेंट का एक नेगेटिव भी मौजूद होना चाहिए। ये सारी प्रॉपर्टी इंटीजर से मौजूद होती है Z में। आपने देखा ना Z में क्या होता है कि ऐड करें तो वो 2 इंटीजर्स को ऐड करें, इंटीजर्स एसोसिएटिव भी होल्ड करती है। 0 Z में मौजूद होता है, फिर जैसे 2 है तो -2 भी होता है, 5 है तो -5 भी होता है, -6 है तो +6 भी होता है, यानी कि अपोजिट वाला मौजूद होता है। और फिफ्थ जो है ये कहलाता है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि a + b इक्वल्स b + a फॉर ऑल a b बिलोंग टू r। सॉरी, ये तो रियल नंबर वाला r हो गया, r, ठीक। ये 5 प्रॉपर्टीज, फिर इसके बाद मजीद कुछ प्रॉपर्टीज आती है। देखिए ये जो प्रॉपर्टीज हैं सारी इंटीजर्स में होती है। हमारे लिए जो कंसर्न यहाँ पे जो होगा ना, ये z ही होगा। हम जो नंबर थ्योरी में लेते हैं, रिंग लेते हैं और इंटीग्रल डोमेन लेते हैं z को, और फील्ड लेते हैं q को, यानी कि z और q में जो है काम कर रहे होते हैं। बाकी इन जनरल जो है वो चीजें आप अलजेब्रा में और दूसरी चीजों में पढ़ रहे होते हैं। तो जो है जिन्होंने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा हुआ, इसकी जो ये जो पढ़ना है इसके लिए लीनियर अलजेब्रा पढ़ा होना चाहिए स्टूडेंट्स ने। मेरा ख्याल है जिन्होंने भी अंडरग्रेड वालों ने ये लिया है कोर्स, उन्होंने लीनियर अलजेब्रा सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सारी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हुई होंगी, नई प्रॉपर्टीज नहीं है आपके लिए। बस वहाँ ये होता था कि सेट वी के अंदर ये प्रॉपर्टी होती थी, वेक्टर स्पेस के लिए कहते थे, तो वी के अंदर आप ये प्रॉपर्टीज लिख रहे होते थे, क्योंकि ये एक अबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज है, और जो वी होता था वो अबिलियन ग्रुप होता था, लेकिन उसका हम यहाँ पे जिक्र ना भी करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये 5 प्रॉपर्टीज है, जहन में रखिए। फिर इसके बाद 6th प्रॉपर्टी जो है वो होती है, इसको मैं ऐसे करता हूँ दूसरे कलर से, क्योंकि ये 5 प्रॉपर्टीज सबके लिए चाहिए होंगी, यानी कि रिंग हो, इंटीग्रल डोमेन हो, या फील्ड हो, ये 5 प्रॉपर्टीज जो है ये सबके लिए चाहिए होंगी। तो ये मैंने ब्लैक कलर से लिख दी। इन 5 प्रॉपर्टीज को जहन में रख लीजिए। अब अगली जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें चेंजेस करेंगे हम, तो उसके हिसाब से वो तीनों चीजें अलग अलग जो है वो हो जाएंगी, ठीक है। तो अब अगर जो है वो
रिंग कह रहे हैं, यानी कि ये रिंग में ये तो हो कि आर जो है वो उसमें ये 5 प्रॉपर्टीज हो। फिर इसके बाद 6th प्रॉपर्टी जो है वो क्या हो कि क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इसमें होनी चाहिए। डॉट लगा देता हूँ मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। यानी कि ए डॉट बी ये बी में होना चाहिए, आर में होना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर। यानी आर के कोई से भी दो एलिमेंट ले, उनका प्रोडक्ट भी आर में आ जाए, जो जी के अंदर होता है। इंटीजर सेट में होता है ना, दो इंटीजर ले लें, मल्टीप्लाई करें तो इंटीजर ही आएगा, ऐसा नहीं होगा कि फ्रैक्शन में नंबर चला जाए। 7th प्रॉपर्टी, 7th प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication। बल्कि ऐसा करता हूं कि मैं ये आर हटा देता हूँ, रिंग लिखा है वह हटा देता हूँ। अब हम से प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लेंगे, कह देंगे ये प्रॉपर्टीज हो तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये प्रॉपर्टीज, सारी प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ, ये ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। पहली से 5 तो सब में होंगी, बल्कि पहली से 7 जो है ये समझ लीजिए सब में होंगी। और वो ये है कि ए टाइम्स बी टाइम्स सी इज इक्वल टू ए टाइम्स, ये ऐसे लिखा है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ वरना कंफ्यूजन होगी आपको कि ऐसे इधर लिखा उधर ऐसे। ए टाइम्स बी टाइम्स सी इज इक्वल टू ए टाइम्स बी टाइम्स सी, ठीक। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। 8th प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट with respect to इस मल्टीप्लिकेशन, और वो होता है 1, यानी कि 1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो यानी कि 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू 1 इज इक्वल टू ए, तो 1 आर में होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, यानी जितने भी आर के एलिमेंट्स हैं उन सब पे ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। 9th प्रॉपर्टी इनवर्स एलिमेंट, inverse element with respect to star, sorry with respect to multiplication। इसमें यह है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन क्योंकि एक ये आपने बता दिया 0 यहाँ मौजूद है, तो आप ये कहते हैं कि 1/a belongs to R for all a belongs to R minus 0, यानी इसमें से 0 हटा दें तो फिर उसका इनवर्स होना चाहिए, ठीक है। यहाँ भी R minus 0 लिखना तो अच्छा है, यानी 0 हटा के, क्योंकि 0 अगर लगा दिया तो 1/0 को तो इनवर्स ही नहीं होता। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि a टाइम 1/a टाइम्स a या a टाइम्स 1/a इज इक्वल टू 1, ये होना चाहिए। इसमें कोई नया ऑपरेशन नहीं, सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। कोई और कोई स्टार या कोई और चीज जो है उससे रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। और 10th प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि a मल्टीप्लाई बाई b बराबर होना चाहिए b मल्टीप्लाई बाई a फॉर ऑल a b बिलोंग टू r।
और आखिरी चीज जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस होल्ड करने चाहिए। इसमें दो होते हैं, एक लेफ्ट, ये कहते हैं लेफ्ट वाला ये होता है कि a मल्टीप्लाई बाई b प्लस सी, ये बराबर होना चाहिए, यानी लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये होता है ए बी प्लस ए सी। ये आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा होगा इससे पहले, ठीक है। और b जो है ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, a प्लस बी टाइम्स सी, यानी कि राइट साइड से मल्टीप्लीकेशन राइट से होती है, तो ये होता है ए सी प्लस बी सी, ये बराबर होना चाहिए। ये 11 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। अब 11 प्रॉपर्टीज हैं और इन 11 प्रॉपर्टीज एक सेट में मौजूद हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो 11 प्रॉपर्टीज हैं इसमें से क्या होना चाहिए। ये तो सब मैंने ऐसा करता हूँ कि इसको मैं नजर आ रहा है आप लोगों को? ये सही नहीं है, होल पेज यही सही था, या थोड़ा सा 85%, ये थोड़ा बड़ा कर दिया, ये सही है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए कि इसमें यहाँ कुछ होता है, पहले से लेके 7 तक ये सब में होनी चाहिए। हम बात ही नहीं करेंगे, ये नहीं कहेंगे, पहले से 7 तक कंपलसरी है, यानी कि प्रॉपर्टीज वन टू 7 must hold in all structures। ये सब में होनी चाहिए 1 से 7। अब 1 से 7 तो हो गई, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। अगर किसी स्ट्रक्चर में, यानी कि रिंग क्या होगा, पहली चीज हम देख रहे हैं रिंग, एक नॉर्मल रिंग, तो इसमें क्या होनी चाहिए, 1 से 7 से प्रॉपर्टीज लिखूंगा मैं, ठीक है। 1 से 7 और होनी चाहिए 11, तो इसका मतलब है कि ये रिंग है। तो रिंग में क्या होना चाहिए, 1 से लेकर 7 तक प्रॉपर्टीज और फिर उसके बाद नंबर 11 होनी, तो ये रिंग हो गया। दूसरी चीज, रिंग विथ यूनिटी। रिंग विथ यूनिटी अगर होने हो तो क्या होना चाहिए, इसमें 1 से लेके अब 7 तक तो होती है, रिंग विथ यूनिटी आ गया तो समझ लें आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और आ जाएगा, यानी कि 1 से लेके कहां तक आ जाए, 8 तक और 11 आ जाए, ठीक है। रिंग विथ यूनिटी का मतलब है 1 से लेके 8 तक और 11, ठीक है। फिर उसके बाद है कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग, तो कम्यूटेटिव रिंग क्या है, कम्यूटेटिव रिंग होता है 1 से लेके 7 तक और इसके अलावा 10 एंड 11। जाहिर है नाम से पता चल रहा है कम्यूटेटिव रिंग, तो कम्यूटेटिव आ जाएगी। ये वाली कम्यूटेटिव जो है 5 नंबर पे, इसको तो देखते नहीं तो है ही होगी, उसको कम्यूटेटिव नहीं कहेंगे, वो तो सबके अंदर ही होगी। लेकिन ये एडिशनली अगर नंबर 10 आ जाए तो वो रिंग कम्यूटेटिव बन जाता है, क्योंकि इसमें नंबर 10 की जरूरत नहीं है। ये समझ में आ रहा है ये आप लोगों को? कम्यूटेटिव रिंग के बाद अब देखें कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी
इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इसके अंदर 1 से लेके, यानी कि हाँ 1 से लेके 8 तक आ जाएगी, और फिर उसके बाद क्या होगा 10 और 11, ठीक है। तो 10 और 11 ये आ जाएगी। फिर उसके बाद ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हो गया, ये सब आप लोगों ने तो पढ़ा होगा, ठीक है ना, लेकिन दूसरे लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये प्रॉपर्टीज सारी पढ़ी होंगी, सिर्फ मैं समझ लें नाम बता रहा हूँ कि ये हो तो ये होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर्टीज उसमें इस तरह से इस तरह की प्रॉपर्टीज लीनियर अलजेब्रा में स्टूडेंट्स पढ़ के आ रहे होते हैं, ये इससे मिलती जुलती प्रॉपर्टीज, मतलब ये कि हाँ, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अंडरग्रेड वाले नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वो लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हैं, तो ये प्रॉपर्टीज वेक्टर स्पेस के लिए इसमें से अच्छी खासी प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ती है, और ये प्रॉपर्टीज नई नहीं है किसी के लिए। कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हो गया। अब इसके बाद एक चीज है जिसे हम कहते हैं इंटीग्रल डोमेन। नहीं, इंटीग्रल डोमेन आखिर में कराऊंगा, इससे पहले मैं वो करा दूं आपको डिवीजन रिंग। डिवीजन रिंग, या इसका एक और नाम है जिसे हम कहते हैं स्क्यू फील्ड। डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड, डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड, इसमें क्या होगा 1 से लेके नंबर 8 तक, और इसके बाद 9 एंड 11, 10 नहीं होगी इसमें, 10 हो जाएगी तो फिर तो वो जो है क्या कहते हैं उसे, सही है, समझ में आ गई बात। यानी डिवीजन रिंग क्या हो गया, 1 से लेके 8 तक, 9 एंड 10, सिर्फ एक प्रॉपर्टी गायब है इसमें से, कौन सी है 10, बाकी सारी प्रॉपर्टीज आ गई। तो ये डिवीजन रिंग किया स्क्यू फील्ड है, ठीक है। 1 to 9 आ गई, 11 आ गई। अच्छा, मैं 1 to 9 डायरेक्टली लिख देता, मैंने 8 करके क्यों लिख, ये कह रहे हैं सही है, 1 to 9 ऐसे लिख देता हूँ, 1 to 9 एंड 11, ठीक। और फिर उसके बाद फील्ड, इसमें सारी होंगी, यानी कि 1 से लेके 11 तक सारी प्रॉपर्टीज जब आ जाएंगी तो फिर ये फील्ड हो जाएगी। 1 मिनट में कॉल जरूरी है। अच्छा जी, यहां तक समझ में आ गया। रिंग, रिंग विथ यूनिटी, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड, और फिर फील्ड। अब इसके बाद आखिर में आपको बता रहा हूँ इंटीग्रल डोमेन, और फिर उसके बाद इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इंटीग्रल डोमेन क्या होती है, इंटीग्रल डोमेन होती है वही चीज जो कि कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटीज वाली प्रॉपर्टी है, एडिशनली एक चीज और आ जाएगी, यानी कि इंटीग्रल डोमेन में वही जो कम्यूटेटिव रिंग में होता है, यानी कि 1 से लेके 8 तक, फिर 10 और फिर 11, यानी कि ये क्या चीज है, ये है कम्यूटेटिव। अच्छा, मैंने 2 मरतबा 11 लिख दिया, सॉरी, 2 मरतबा 1 से लेके 8 तक, और फिर उसके बाद नंबर 10 और नंबर 11, यानी कि नंबर 9 नहीं है, बाकी सारी है इसमें। इसके अलावा भी कुछ और है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। अभी तक तो, वरना फिर इसका अलग नाम क्यों है, ये तो अगर यही सारी प्रॉपर्टीज रखनी है तो इसका नाम कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हो जाए, क्योंकि कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी में भी 1 से लेके 8 तक, और फिर 10 एंड 11 है, इसमें भी 1 से 8 तक, 10 एंड 11। इसमें एक एडिशनल प्रॉपर्टी होती है, और वो ये होती है कि नो जीरो डिवाइजर्स। इसमें जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इंटीग्रल डोमेन जो है,
इसमें कोई जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए। अब एग्जाम्पल जो शुरू करेंगे वो सबसे पहली चीज इंटीग्रल डोमेन से ही शुरू करें, ठीक है। यानी कि वो ये इसका मतलब है कि इंटीग्रल डोमेन एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है कि जिसमें कोई जीरो डिवाइजर नहीं है। तो देखें, इसको जीरो डिवाइजर नहीं है। अब ये जीरो डिवाइजर है क्या चीज? हमने ये बात पढ़ी है कि आप जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो फैक्टराइजेशन करके क्या कर देते हैं कि जब दो चीजों का प्रोडक्ट कहते हैं कि ये दो चीजों का प्रोडक्ट जो है वो आप लिख रहे हैं किसके बराबर, 1 के बराबर और 0 के बराबर, तो आप कहते हैं कि हर एक 0 के बराबर। ऐसे फैक्टराइजेशन जब कर रहे होते हैं तो कहते हैं कि x+1 टाइम्स x+2 इज इक्वल टू 0, तो कहते हैं x+1 भी 0 होगा, x+2 भी 0 होगा, ठीक है ना। यानी कि दरअसल हम ये कह रहे होते हैं, ऐसा नहीं कहते कि ये कह रहे होते हैं या तो x+1 0 होगा या फिर x+2 0 होगा, क्योंकि प्रोडक्ट 0 है। और ये 0 उसी वक्त हो सकता है जब दोनों में से कोई एक 0 हो। उसकी रीजन ये होती है कि जहां पे काम कर रहे होते हैं वो स्ट्रक्चर जो होता है वो इंटीग्रल डोमेन होता है। हमेशा ऐसा नहीं होता, यानी कि कोई स्ट्रक्चर अगर इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो अगर वो चीज इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो उसमें दो चीजों का प्रोडक्ट 0 हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों 0 नहीं हो। एग्जाम्पल उसी में से दूंगा जो मैंने आपको नंबर थ्री में पढ़ाया था, ठीक है ना। नंबर थ्री में आपको रेजिड्यू क्लासेस मैंने बताई थी आप लोगों को। तो रेजिड्यू क्लासेस में आपको बताया था जो कि Z4 बताया था, Z6 भी बताया था, यानी कि जिसमें मॉड्यूलो 4 क्लास बताई थी आपको, और मॉड्यूलो 6 भी क्लास बताई थी आपको। तो मॉड्यूलो 4 जो क्लास होती है, इंटीजर मॉड्यूलो 4 अगर कह रहे हैं, यानी कि किसी भी इंटीजर का मॉड्यूलो 4, तो इस पे रिमाइंडर क्या होंगे, 0 1 2 3, और 0 मॉड्यूलो इंटीजर्स मॉड्यूलो 6 में क्या होगा, 0 1 2 3 4 5, ठीक है ना। यही नंबर्स होंगे क्योंकि इसके अलावा रिमाइंडर आ ही नहीं सकता। अब अगर, और ये चीजें क्या कहलाती थी, ये हम कहते थे जो है रेजिड्यू क्लासेस कहते थे, क्योंकि इनकी रेजिड्यू क्लासेस होती है हर एक 0 1 2 3 नंबर नजर आ रहे हैं रिमाइंडर, लेकिन असल में ये क्लास है और ये पूरे इंटीजर्स को क्या कर रही है, पार्टीशन कर रही है। याद आया, ये आप लोगों को मैंने बताया था, ठीक है जी जी बिल्कुल, डायग्राम बना के बताया था। अब आप ये देखिए कि अगर हम इनको यूज करते हैं, ठीक है, और इसको ये 0 ही कहते हैं, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, जवाब बताइए क्या आएगा मॉड्यूलो 4 में, 0 0 जवाब आएगा ना। तो 2 तो 0 नहीं है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ गया, जबकि ये दोनों 0 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसी चीज है जो कि कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, यानी कि ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन इसमें 0 डिवाइजर्स हैं। 0 डिवाइजर्स होने का मतलब ये होता है कि ऐसे नंबर्स हैं कि जिनके दो का प्रोडक्ट 0 आ जाए लेकिन दोनों में से कोई 0 ना हो। अब जैसे 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए मॉड्यूलो 6 में, तो 2 इंटू 3 मॉड्यूलो 6 में क्या होगा, 0 हो जाएगा, लेकिन ना तो 2 0 ना 3 0। इसी तरह इसमें आप 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, ना 3 0 ना 4 0, लेकिन प्रोडक्ट मॉड्यूलो 6 में जो है वो 0 आएगा, तो ये 0 नहीं है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर 0 डिवाइजर्स मौजूद हैं। तो इंटीग्रल डोमेन क्या होती है, इंटीग्रल डोमेन ऐसे कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हैं जिनमें 0 डिवाइजर्स मौजूद नहीं होते, ठीक है। जैसे कि Z, इसमें 0 डिवाइजर मौजूद नहीं होता। ये भी कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, लेकिन इसमें 0 डिवाइजर्स मौजूद नहीं है। कोई से भी दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जो है वो, अगर वो नॉन जीरो है तो रिजल्ट 0 कभी नहीं आएगा, नॉन जीरो ही आएगा। 0 रिजल्ट सिर्फ उसी वक्त आएगा, यानी कि एक्स वाई अगर 0 होगा तो इसका मतलब ये होगा कि या तो इधर x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, और बोथ, या दोनों 0 हो तभी 0 आ रहा है, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल इंटीजर्स में नहीं होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इस चीज में? इसकी प्रॉपर्टीज जो है चेक नहीं करेंगे, उसमें बहुत टाइम लगेगा। वेक्टर स्पेसेस में आपको लीनियर अलजेब्रा में आप कर चुके होंगे इस तरह के काम,
कि आपने एक सेट V ले लिया, अब जैसे मैं आपको सेट Z ले लूं, अब Z में प्रॉपर्टीज देख रहे हैं एडिशन, तो दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे इंटीजर आएगा, दो को मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर आएगा, फिर उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मौजूद है, तो वो सारी चीजें जो है वो हम प्रॉपर्टीज चेक नहीं कर रहे, क्योंकि वो हम नहीं, हमें दरअसल ये पता होना चाहिए कि है क्या चीज, हम इनको देखेंगे कि ये उसमें और दूसरी चीजें हम देखेंगे, हम उनको किसी और तरीके से देखना चाह रहे हैं, हमारा कंसर्न इस चीज से नहीं है कि ये जो है हम इसमें ये देखें कि ये स्ट्रक्चर है या नहीं है, ठीक है, हम कुछ और दूसरी चीजें जो है इसमें देखना चाह रहे हैं। तो देखिए, अब एक तो हमने Z देखा, अब एक और चीज है, जैसे कि z स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये क्या चीज होती है, ये भी एक सेट है। Z कैसा सेट है, जाहिर है कि उसके अंदर इंटीजर्स होते हैं, लेकिन अगर Z प्लस Z रूट 2 लिखा हुआ है, ये कैसा सेट है, इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे A प्लस B स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइप्स के, सच दैट A और B बिलोंग करेगा किसमें से, इंटीजर्स में से, Z में से। तो ये जो है इस तरह से होता है, ठीक है। इसी तरह से ये भी इंटीग्रल डोमेन होती है, ये इंटीग्रल डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन। अब बस एक्सरसाइज के तौर पे आप ये करें कि इसको वेरीफाई कर लें कि ये इंटीग्रल डोमेन है या नहीं है, तो बड़ा मैकेनिकल बड़ा सा प्रोसीजर है। ये इंटीग्रल डोमेन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये 8 ये प्रॉपर्टी, फिर 10वीं, फिर 11वीं, ठीक है। वेक्टर स्पेस में भी तो 9 प्रॉपर्टीज वेरीफाई करते थे आप, ठीक है। तो अब ये तो चेक करना आना चाहिए ना, ठीक है, चेक करना सीख लें, कोई इतना मुश्किल नहीं होता। मैं दरअसल इसको बताना नहीं चाह रहा, बहुत सिंपल सा होता है, आप लोग इससे पहले मुख्तलिफ कोर्सेज में पढ़ चुके, तो इस वजह से मैं इसको यहाँ पे नहीं कर रहा, कि यहाँ पर 3 ही क्लासें हैं, 3 क्लासों में जो है वो हमें और भी बहुत सारी चीजें पढ़ती है। Z आयोटा अगर लिखा है, आयोटा जो है ये आपको पता है कि ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 के बराबर, कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस चीज को हम कहते हैं गॉसियन इंटीजर्स, ठीक है ना, गॉसियन इंटीजर्स कहते हैं। और ये होगा a प्लस बी आई, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप लिखते थे ना, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में से a और b क्या होते थे, रियल नंबर्स होते थे, लेकिन ये रियल नंबर्स के बजाय कि a और b क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है, इंटीजर्स। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, where m is a positive or negative integers, that is इंटीजर एक है ना, that is not a perfect square। जाहिर है कि परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो क्या होगा, इंटीजर बन जाएगा, और फिर z प्लस जी हो जाएगा, तो फिर तो वो यही आ जाएगा ना दोबारा, तो उसको तो करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस वजह से जो है ये कोई दूसरा जो है वो हो सकता है। ठीक है, इस चीज में कोई प्रॉब्लम, और भी बहुत सारे होते हैं फिर, जो है क्या कहते हैं उसे इसमें, यानी कि जो है वो इसकी एग्जांपल्स और बहुत सारी होती हैं, लेकिन वो बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स जो होती हैं ये उससे आउट ऑफ स्कोप हो जाएंगी, तो इस वजह से मैं जो है वो नहीं आपको बता रहा, वरना और एक्चुअली जो सॉल्यूशंस यहाँ पे जो आते हैं ना नंबर्स, ये मुख्तलिफ जो है इक्वेशंस के सॉल्यूशंस होते हैं। तो अगर जैसे ये थीटा क्यूब प्लस थीटा प्लस 1 इक्वल 0, ये जो इक्वेशन है इसका भी जो सॉल्यूशन होगा उसको भी हम यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं। और ये एक्चुअली जो है ये, इसको बेहतर ये है कि ये ना लिखें, इसके लिए बेहतर है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिख दें इक्वल, इसका सॉल्यूशन जो है वो ये, ठीक है, उसमें 1 तो एक आ ही जाता है, उसको हटा दें, तो स्क्वायर क्योंकि वो क्वाड्रेटिक ही होता है,
तो वो लिखें तो ज्यादा बेहतर। तो बहरहाल अब इसके बाद जो है एक नई चीज देखें जिसे हम कहते हैं यूनिट। एक तो हमने देखा यूनिटी और दूसरी चीज है यूनिट। दोनों में क्या फर्क है ये देख लेते हैं। यूनिटी और यूनिट में फर्क ये है कि देखें, दोबारा प्रॉपर्टीज पे आते हैं। ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, इसको हम यूनिटी कह रहे हैं। देखिए जहां भी प्रॉपर्टी आ रही है, जहां भी हम विथ यूनिटी का वर्ड यूज करते हैं, वहां पर 8 प्रॉपर्टी लगा देते हैं। देखें यहाँ पे रिंग 1 से 7 थी, लेकिन रिंग विथ यूनिटी हुई 1 to 8 हो गई, यानी 8वीं प्रॉपर्टी और आ गई। इसी तरह से ये कम्यूटेटिव रिंग में 1 से 7, 10, 11। कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी आई तो फिर 1 से 8 आ गई और 10, 11 आ गई। यानी कि 8वीं प्रॉपर्टी जो है वो यूनिटी की होती है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को यूनिट कहते हैं, यूनिटी कहते हैं, सॉरी यूनिट नहीं, यूनिट अभी मैं बताऊंगा। यूनिटी क्या चीज होती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब यूनिट क्या चीज होती है? ऐसा एलिमेंट जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, वो एलिमेंट यूनिट कहलाता है। तो ये है असल में यूनिट की प्रॉपर्टी। ऐसा एलिमेंट, ऐसा नॉन जीरो एलिमेंट जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, वो यूनिट कहलाता है। किसी भी स्ट्रक्चर में ये जरूरी नहीं है कि वो फील्ड हो। फील्ड के अंदर ये नवी प्रॉपर्टी किस किस में देखें? दो चीजों में है, एक फील्ड में है और एक स्क्यू फील्ड में, यानी डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड और फील्ड दोनों में है ये 10वीं प्रॉपर्टी। इसके अलावा 10वीं प्रॉपर्टी जो है, नहीं, 9वीं प्रॉपर्टी, 9th प्रॉपर्टी से दो चीजों में है, एक स्क्यू फील्ड और दूसरी फील्ड। इसके अलावा किसी में 9th प्रॉपर्टी नहीं है। तो फील्ड और स्क्यू फील्ड में तो हर एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट होगा, यानी हर एलिमेंट का इनवर्स होगा तो हर एलिमेंट यूनिट होगा, यानी कि जिस एलिमेंट का इनवर्स है समझ लीजिए वो एलिमेंट यूनिट है। तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती यूनिट की, फील्ड या स्क्यू फील्ड। यूनिट की इंपॉर्टेंस कहाँ होती है? यूनिट की इंपॉर्टेंस वहां होती है जहां ये 9th प्रॉपर्टी नहीं है, यानी कि इस स्क्यू फील्ड और फील्ड के अलावा बाकी जितने भी हैं उन सब में 9th प्रॉपर्टी नहीं है, यानी इनवर्स एलिमेंट नहीं होते, तो वहां पर इसकी इंपॉर्टेंस है। तो ये हैं क्या? ये वो एलिमेंट्स हैं यूनिट जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि और जो दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं उनमें भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो जैसे कि जी को देख लीजिए, जो कि है 0 +-1 +-2, ये जी है। अब आपसे पूछा जाए इसके यूनिट बताइए, तो आप क्या बताएंगे? ऐसा एलिमेंट ढूंढेंगे जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल सकता हो। तो इसमें क्या, कौन सा एलिमेंट और कोई नजर आ रहा है इसके अलावा? ढूंढे जरा गौर से। एक एलिमेंट आपको 1 नजर आया, किसी और को 1 के अलावा कोई और एलिमेंट नजर आ रहा है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? भाई मुझे नजर आ रहा है एक No, एलिमेंट sir. और है एक एलिमेंट 0 का, तो हाँ -1 है। -1. 1 का भी -1. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है और जो है -1 का भी होता है। तो यूनिट्स आपसे पूछा जाए जी के क्या होंगे, तो आप बताएंगे कि इसके यूनिट्स दो होंगे, एक +1 और एक -1। ये दो इसके यूनिट्स हैं। ठीक है, इसी तरह से आपसे पूछा जाए कि z अगर है z + zi और जिसके एलिमेंट्स होते हैं a + bi such that a b belong to r, सॉरी r नहीं, z। तो अब आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि z + zi के यूनिट्स क्या होंगे? यूनिट्स ऑफ z + zi, तो क्या बताएंगे इसके यूनिट्स? यानी ऐसे एलिमेंट्स जिन दो को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 1 आ जाए।
यानी दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो, तो क्या होंगे वो? सर 1 + 0 आयोटा कौन सा होगा? माइनस, तो 1 + 0 आयोटा ले सकते हैं। 1 + 0 आयोटा। 1 + 0 आयोटा का मतलब एक्चुअली 1 होता है, तो ये 1 ही आएगा। ये और कोई हो सकता है? इसी तरह -1 + 0 आयोटा भी। जी, -1 + 0 आयोटा, यानी कि -1 भी होगा, और इसके अलावा कोई हो सकता है? 0 माइनस आयोटा, सर 0 0 माइनस + आयोटा, 0, हाँ, और इसको मल्टीप्लाई किया जाए 0 + आयोटा से। देखिए ये कोई नई 0 चीज नहीं है, + सब आयोटा आपने के पढ़ी साथ। हुई है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा, और ये होगा माइनस आयोटा स्क्वायर होता है स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर, तो ये हो 1 आ जाएगा जाएगा। 1 आ जाएगा। ये दोनों तो इसका मतलब, अच्छा मैंने खुद पहले ही लिख चुका था, मैं जब भी आपने देख के बताया, मैंने गलती से आयोटा लिख दिया था। अच्छा अच्छा, मैं तो -1 लिखने वाला था, लेकिन मैंने गलती से लिख दिया। अच्छा अच्छा, आपने खुद सोचा है, सही, ठीक है ठीक। तो ये जो है वो यूनिट्स जो है वो होते हैं इसके, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इस चीज में? अब यूनिट्स हो गए, अब इसके बाद कुछ मजीद चीजें जो है वो मैं आगे की पढ़ाता हूँ, और क्योंकि बहुत सारी चीजें तो आपको वैसे जो है वो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अलजेब्रा नहीं पढ़ा हुआ है, तो फिर इसमें बहुत मुझे ख्याल से पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले जो स्टूडेंट्स थे जो होते थे, उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पूरा एक कोर्स पढ़ा, 2 कोर्सेज पढ़े होते थे इससे पहले के जो स्टूडेंट आते थे इस कोर्स में। अब ये पहला बैच ऐसा है कि उसमें जो है वो कोई भी एक स्टूडेंट भी ऐसा नहीं है जिसने जो है वो क्या कहते हैं उसे, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का कुछ भी हिस्सा, कोई भी हिस्सा पढ़ा हो। तो किसी ने भी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा नहीं पढ़ा हुआ, तो फिर अब मुझे जो है वो थोड़ा सा जो है वो एहतियात से पढ़ाना होगा कि ऐसा कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की कोई चीज़ नहीं है, लीनियर अलजेब्रा जो है वो स्टूडेंट्स ने जो है वो पढ़ा हुआ, ठीक है। अब देखें, अब जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ वो है अलजेब्राइक इंटीजर। कि अलजेब्राइक इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है, ये हम देखेंगे। तो पहले तो ये देख लीजिए कि ये जो है जी, हमें पता है कि ये क्या चीज होती है, एक इंटीग्रल डोमेन है, हमने पढ़ा था जी के बारे में, हमने पढ़ा है कि इंटीग्रल डोमेन। अब अगर जी को ऐसे करके लिखा जाए तो ये क्या चीज होगी? वैसे तो हमने ऐसे लिख रहे थे ना, जी प्लस जी आयोटा या √2, ऐसी वाली ब्रैकेट लगा रहे थे, या ब्रैकेट ही नहीं लगाएं, जी√2 लिख दें तो ये भी ठीक है, ये और ये एक ही चीज होती है। इस तरह से जो है ये करते हैं तो ये दोनों एक ही चीज होती है, लेकिन ये अगर इस तरह से लिखा जाए तो ये जो है इसका मतलब ये होता है कि ये ऐसे सारे रिंग पॉलिनोमियल्स, विद पॉलिनोमियल्स। जी जी, ऐसे सारे पॉलिनोमियल्स का सेट है जिनके कोएफिशिएंट्स जी में से आ रहे हैं, इंटीग्रल डोमेन जी में से आ रहा है, तो ये भी एक इंटीग्रल डोमेन है। जैसे कि जी इंटीग्रल डोमेन होती है तो जी√2 भी इंटीग्रल डोमेन होती है, तो इसी तरह से जी इंटीग्रल डोमेन है तो जी एक्स भी इंटीग्रल डोमेन है, लेकिन इसके अंदर सारे क्या आएंगे? पॉलिनोमियल्स आएंगे, इसके अंदर सारे पॉलिनोमियल्स
with coefficients in Z, coefficients and constant। वैसे कांस्टेंट जो होता है वो x की पार्ट 0 का कोएफिशिएंट होता है। पॉलिनोमियल तो सबको पता है ना भाई, कहीं ऐसा तो नहीं पॉलिनोमियल किसी को नहीं पता। तो पॉलिनोमियल विद कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स इन Z, यानी कि ये जो है, जैसे कि अगर ये पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो इसका मतलब है कि ये किस में होगा, ये zx का पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसके जो कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट है वो इसमें आ रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे लिखा जाए 4x स्क्वायर प्लस हाफ एक्स प्लस √2, तो ये इसका पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट जो है वो z में नहीं है, तो ये इसका पॉलिनोमियल नहीं। तो ये जो पॉलिनोमियल रिंग होता है, यानी ये जो पॉलिनोमियल्स की कलेक्शन है कि जिसमें तो ये भी एक इंटीग्रल डोमेन होती है। अब इसकी वेरिफिकेशन वगैरह तो मैं कोई भी नहीं करा रहा, ये वेरिफिकेशन आप लोग खुद कीजिएगा। सवाल आए तो खैर वो तो आप लोगों के लिए वो होगा, क्या कहते हैं उसे, बोनस होगा। मतलब ये कि उसमें करना क्या होता है, उसमें दो वो लें और उसको ऐड कर दें तो जाहिर है कि वो इंटीजर ही आएगा। भाई अगर दो पॉलिनोमियल को ऐड करना है आप ऐसे करेंगे, मुझे पता है कैसे करेंगे। आप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कर लेंगे और उसमें कोई दूसरा ऐड कर देंगे। ये तो स्क्वायर का है ना, आप nth ऑर्डर का ले लीजिए कोई, यानी कि आप ऐसे कर लीजिए कि an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1, और इस तरह से a1 x प्लस a नल, और दूसरा b के साथ कर लीजिए, तीसरा c के साथ कर लीजिए, उनको ऐड कीजिए, उनको सब इस तरह से कर लीजिए। ठीक है, वैसे पॉलिनोमियल में मुश्किल ही होता है, मल्टीप्लिकेशन जो है वो मुश्किल हो जाएगी, उसमें सम जो है ना उसकी सिग्मा नोटेशन थोड़ा सा आपको करना आना चाहिए। अगर आपको दिया तो मैं ये वाला पॉलिनोमियल वाला नहीं दूंगा क्योंकि आप मुश्किल में आ जाएंगे। ठीक है, वो आपको मैं दूसरा वाला दे दूंगा अगर दिया तो, क्या नाम है, जी वगैरह का, जी स्क्वायर रूट ऑफ 2 या जी स्क्वायर रूट ऑफ जी आयोटा या जी ओमेगा वगैरह, उसको अगर आप कुछ कर। तो बहरहाल ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब अलजेब्राइक इंटीजर की हम बात कर रहे थे क्योंकि ये हमें पढ़ना था, मैंने कहा ये पॉलिनोमियल जो है वो आपको बता दूं पहले तो। अच्छा, ये क्या है, इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं? ये अलजेब्राइक इंटीजर, वर्ड इसमें इंटीजर यूज हुआ लेकिन है क्या ये? एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज पहले बल्कि ऐसा करते हैं कि इंटीग्रल की, ये तो लिख रहे हैं विच इज इंटीग्रल ओवर जी इज कॉल्ड, अब जहन में फौरन सवाल है कि इंटीग्रल क्या चीज है, कॉल्ड एन अलजेब्राइक इंटीजर। तो देखिए, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अब पहले तो नहीं बता सकते, ये तो बता चुका, अब तो बाद ही की बात आएगी, लेकिन इससे पहले ये समझ लें, इसको समझने से पहले ये मुझे कहना चाहिए, इसको समझाने से पहले आपको मैं जो है समझाता हूँ, क्योंकि इसमें एक वर्ड आ रहा है, ए कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज इंटीग्रल ओवर जी। ये इंटीग्रल ओवर जी या इंटीग्रल ओवर एन इंटीग्रल डोमेन या इंटीग्रल ओवर डोमेन, इंटीग्रल डोमेन को शॉर्ट में डोमेन बोल देते हैं। अब बार बार इंटीग्रल डोमेन बोलते हैं तो उसको शॉर्ट में हम डोमेन कह देते हैं। अगर कहीं भी वर्ड डोमेन आ रहा हो तो समझ जाइए कि वो इंटीग्रल डोमेन है। ठीक है, तो अब मैं ये आपको बता देता हूँ, इंटीग्रल ओवर ए डोमेन, क्योंकि वो बड़ा अजीब सा लगता है, इंटीग्रल ओवर
एन इंटीग्रल डोमेन अगर कहते हैं तो इंटीग्रल ओवर ए डोमेन, ठीक है। तो ये क्या चीज होती है, इसमें ये होता है कि लेट ए एंड बी इंटीग्रल डोमेन्स, ये इंटीग्रल डोमेन्स हैं, ठीक। कोई भी दो हो सकती हैं, जैसे कि एक जी हो गया, बी जो है वो z प्लस जी स्क्वायर रूट ऑफ 2, इस तरह से कुछ भी हो सकती है, या कोई एक इस तरह। लेकिन क्या होना चाहिए, इनमें ये कंडीशन होनी चाहिए कि एक दूसरे की सब डोमेन हो। कौन सी? यानी कि ए जो है वो बी का सबसेट, ठीक है। अब द एलिमेंट b belongs to b is said to be integral domain, sorry, is said to be integral over, इंटीग्रल डोमेन के लिए इंटीग्रल ओवर ए, यानी कि वो जो सब हो उसके लिए ओवर ए, if it satisfies a polynomial equation, कोई सी भी polynomial equation x to the power n plus a n minus 1 x to the power n minus 1 a1x plus a null is equal to 0। ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और दूसरी इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में लेकिन एक खास बात है, एक्स एन का कोएफिशिएंट 1 है, यानी कि पहला जो लीडिंग टर्म होती है, लीडिंग टर्म का मतलब होता है जो सबसे पहले वाली टर्म होती है, तो लीडिंग टर्म का कोएफिशिएंट इसमें 1 हो, तो ऐसे पॉलिनोमियल को लिए एक वर्ड यूज होता है जिसे हम कहते हैं मोनिक। तो ये मोनिक पॉलिनोमियल, मोनिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये एक मोनिक पॉलिनोमियल है और ये कोएफिशिएंट्स एन ए एन माइनस 1 ए एन माइनस 2 a1 a null, ये सारे के सारे a में मौजूद है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में जो b है वो इसका क्या कहलाएगा, इंटीग्रल ओवर a कहलाएगा। क्या चीज? हाँ, देखिए अगर ये कह दिया है b में है तो इसका मतलब है कि a में अलाउ है। बात समझ में आ रही है? अगर ये कह रहे हैं कि ये b में, क्योंकि a के सारे एलिमेंट तो b में मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि ये b a से भी हो सकता है और a के बाहर भी हो सकता है, लेकिन b के अंदर रहेगा, ये मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर अलजेब्राइक इंटीजर यानी कि इंटीग्रल ओवर का मतलब ये होगा पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा हो, एक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करना चाहिए, वो इंटीग्रल कहलाएगा, ऐसा है। ठीक, सर ये किसी एग्जांपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं जी प्लीज? बिल्कुल, अब मैं वही देने वाला हूँ, क्योंकि ये जनरल डेफिनेशन थी ना, अब ये स्पेसिफिक पे आ गए हम, और हम नॉर्मली जो है नंबर थ्योरी में स्पेसिफिक चीजें ही लेके पढ़ रहे होते हैं, स्पेसिफाइड चीजें। तो हम इसी तरह से इसको एग्जाम्पल को समझेंगे। इसमें क्या हुआ कि b की जगह कॉम्प्लेक्स नंबर ने ले ली c, ठीक है, और a की जगह ले ली z ने, ठीक है। ये समझ लें कि a है और ये समझ लीजिए कि b है, तो जाहिर है कि b का सबसेट होगा ये, यानी कि c का सबसेट होगा इंटीजर्स का सेट जो है। तो कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर हो कि एक पॉलिनोमियल बनाया जाए, एक पॉलिनोमियल बनाया जाए जिसके कोएफिशिएंट z में से आ रहे हों और वो नंबर उस पॉलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो,
तो हम ये कहेंगे कि वो एलिमेंट अलजेब्राइक इंटीजर है। अगर वो z नहीं होता तो फिर हम सिंपली कहते इंटीग्रल है, लेकिन अगर वो z है तो फिर अलजेब्राइक इंटीजर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये एक पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल हम लिख रहे हैं एक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2, ये हमने एक पॉलिनोमियल लिख दिया। ये किस में बिलोंग करता है? ये zx में बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि इसके कोएफिशिएंट्स z में मौजूद है, तो एक पॉलिनोमियल है। अब एक एलिमेंट b है जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। ये b स्क्वायर रूट ऑफ 2 x स्क्वायर माइनस 2 को सेटिस्फाई करेगा इस पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज एन अलजेब्राइक इंटीजर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अलजेब्राइक इंटीजर है। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे जो है वो लिखूं फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ माइनस सॉरी 1, सर, ये समझ नहीं आया सर। b is equals to under root 2, how will it satisfy सर? क्योंकि b स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसके अंदर रख देंगे, जीरो नहीं आ जाएगा। ओके ओके, सेटिस्फाई का x की मतलब वैल्यू, ओके फाइन, ये x की ओके वैल्यू ओके है ना, गॉट इट। ये उसका रूट हो जाए। तो अब ये स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 है, तो माइनस 1 क्या ये, अगर ये देखना है कि क्या ये अलजेब्राइक इंटीजर है या नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये कैसे पता चलेगा हमें? हम ऐसे देखेंगे कि क्या इसके लिए ऐसा पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करता है कि जिसमें ये रखा जाए तो जवाब जीरो आ जाए। तो हमारा जवाब होगा यस, ऐसा पॉलिनोमियल होता है एक्स स्क्वायर प्लस, बिल्कुल सही बताया, एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्यों? तो भाई अब इसके अंदर कोएफिशिएंट कुछ भी डाल दें तो इन्फिनिट मैनी पॉलिनोमियल्स इस तरह से बनते, ठीक है ना? नहीं, एटलीस्ट एक पॉलिनोमियल तो ऐसा होना चाहिए। नहीं तो ये दूसरा है ना, ये तो कोई दूसरी वैल्यू है, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 है, वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 था। तो अब ये जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर जो है वो b हो जाए स्क्वायर रूट ऑफ सॉरी ओमेगा हो जाए, जो कि होता है माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या जो है ये एक अलजेब्राइक इंटीजर है? तो अब इसके लिए पॉलिनोमियल बनाना होगा। तो अब पॉलिनोमियल कैसे बनाएं, कैसे पॉलिनोमियल ढूंढ सकते हैं हम क्या? तो अब इसको चेक करेंगे कि वाकई हम ऐसे पॉलिनोमियल ढूंढ सकते हैं या नहीं। तो इसका तरीका क्या होता है, आप लिखें कि b इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो ये हो जाएगा 2b प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो ये जाएगा 4b स्क्वायर प्लस 4b प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 3। तो अब ये हो जाएगा 4b स्क्वायर प्लस 4b प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा, क्योंकि मोनिक है तो 4 से डिवाइड कर दें, तो b स्क्वायर प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिनोमियल जो है ऐसा मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के, जिसके अंदर जब ओमेगा रखेंगे यानी ये रखेंगे तो जवाब 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ओमेगा इज एन अलजेब्राइक इंटीजर, ओमेगा एक अलजेब्राइक इंटीजर है। ये बात समझ में आई आप लोगों को? अलजेब्राइक इंटीजर जो है, अब अगर आपको ये चेक करना है कि अलजेब्राइक, जैसे ये तो हमने चेक कर लिया, अब मैं आपको जो है वो और कोई जो है वो देता हूँ मुश्किल सा सवाल, ठीक है, और फिर उसके बाद ब्रेक दे देता हूँ। तो आप लोग जो है वो उसको मुश्किल से सवाल को सॉल्व करते रहिए, और जो है वो मैं जो है ब्रेक में जो है वो चाय पी लेता हूँ जी। तो जो है वो ये चेक करें कि ये b इक्वल्स 1/4 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 21 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 33 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 77, क्या ये अलजेब्राइक इंटीजर? अच्छा नहीं, ये तो बहुत ही मुश्किल हो रही है, चलें ऐसा करें, ये घर से कीजिएगा, आसान वाला करें।
आसान वाला जो है ये करें, क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस क्यूब रूट ऑफ 4, क्या ये अलजेब्राइक इंटीजर है? तो जाहिर है कि इसके लिए चेक करेंगे कि क्या इसके लिए एक पॉलिनोमियल बनाया जा सकता है। अगर बनाया जा सकता है तो होगा, नहीं बनाया जा सकता तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो हम ब्रेक जो है वो ले रहे हैं, फिर उसके बाद इसको कंटिन्यू करें। ठीक, चले मैं भी इसमें कर देता हूँ। देखें ये है ना, अब इसमें क्या करें, क्यूब कर दें, तो हो जाएगा बी क्यूब इज इक्वल टू, और यहाँ क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस क्यूब रूट ऑफ 4 है, इसका भी क्यूब कर दें। बस इसके लिए क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं भी याद है तो 3 मरतबा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2 का 2 हो जाएगा। चलें डायरेक्ट लिख देता हूँ ना 2, तो ये हो जाएगा 2, फिर उसके बाद माइनस 3, फिर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर, तो ऐसे लिख देना क्यूब रूट ऑफ 2 इसका स्क्वायर, जी ठीक है, और फिर उसके बाद क्यूब रूट ऑफ 4, फिर उसके बाद प्लस फिर 3 क्यूब रूट ऑफ 2 एंड क्यूब और रूट फिर ऑफ उसके 4 का स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ 4 का स्क्वायर, और फिर माइनस, और फिर सिर्फ 4। अब देखें ये 2 माइनस 4, ये तो हो गया -2। इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से एक तो -3 कॉमन आ रहा है, और एक क्यूब रूट ऑफ 2 कॉमन आ रहा है, और क्यूब रूट ऑफ 4 कॉमन आ रहा है। ठीक है, यही कॉमन आ रहा है। अच्छा ये ठीक है, तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस क्यूब रूट ऑफ 4, तो ये हो जाएगा -2, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 क्यूब रूट 2 टू द पावर 1/3, और ये हो जाएगा प्लस 2 टू द पावर 2/3, 4 और ये हो जाएगा 4/3 नहीं होगा, 2/3 होगा, सही है, यही होगा। और फिर उसके बाद ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा 2 की पावर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 1 आ जाएगी, 2b, और ये b क्यूब है, तो ये हो जाएगा b क्यूब माइनस प्लस 6b प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको पॉलिनोमियल मिल गया ना भाई, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 6x प्लस 2, एक पॉलिनोमियल मिल गया कि जो z x में है। ठीक है, चलिए ये तो मैंने करा दिया, ये थोड़ा सा आसान था, ये मुश्किल वाला अब आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ, ये वाला। इसका ये मैं बता देता हूँ कि ये 4th डिग्री पॉलिनोमियल बनेगा, यानी कि 2 मरतबा स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, डायरेक्ट पावर 4 नहीं ले लीजिएगा, मुश्किल हो जाएगी आपको, 2 मरतबा आप इसमें जो है वो स्क्वायर कीजिएगा, तो फिर ये जो है वो हो जाएगा। सर मेरा यही आंसर आ रहा था, लेकिन मुझे ये था कि x² बेसिकली उसका कोफिशिएंट 0 होगा, तो हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? तो ये तो इससे पहले वाले में भी x² के बाद x नहीं है, x² प्लस 1 है, बीच में से x नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको एक वो चाहिए, एक पॉलिनोमियल चाहिए जिसमें ये रखें तो 0 आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये रूट ये जो है क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस क्यूब रूट ऑफ 4 इज एन अलजेब्राइक इंटीजर, ये अलजेब्राइक इंटीजर है। ठीक है, तो हमें ये पता चला कि ये अलजेब्राइक इंटीजर है। अब इसके बाद जो है ऐसा करते हैं कि मजीद जो है कुछ चीजें आपको और मैं कराता हूँ अलजेब्राइक। अच्छा, अब अगर जो है वो एक और जो है वो देख रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि बी एक है, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए।
फिर आगे चलेंगे। एक है b हमारे पास क्यूब 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, बिलोंग्स टू, जाहिर है कि ये कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, या ऐसा कर देते हैं, ये लिख देते हैं इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब ये चेक करना है कि क्या ये, इसके लिए पॉलिनोमियल क्या होगा। अगर ये क्या हो जाए, अगर ये हो जाए इंटीग्रल ओवर, यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स आप मालूम करें, इफ b इज एन इंटीग्रल ओवर z प्लस जी आई, यानी गॉसियन इंटीजर जो है उसके लिए। तो इसका मतलब अब जब पॉलिनोमियल बना रहे हैं तो उसमें कोई मसला ही नहीं है कि आपको उस तरह से बनाना है कि उसमें आयोटा भी आ जाए तो कोई इशू नहीं है। तो ये हो जाएगा b इक्वल्स 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ऐसा करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 3 प्लस आई हो जाएगा 3 माइनस आई, सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट नहीं चाहिए, आई चलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 नहीं चलेगा, तो स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 3 माइनस, बल्कि स्क्वायर कर ही देते ना यहाँ पे, तो जाएगा 9 माइनस 6i प्लस आई स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, ये 2 आ गया, आगे यहीं कर देते हैं, आई स्क्वायर -1 होगा, 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, तो वो जो 8 होगा उसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये जाएगा 4 माइनस 3i डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल हो गया, तो b स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3i इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि पॉलिनोमियल आपके पास क्या आएगा, पॉलिनोमियल आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3i, ये पॉलिनोमियल होगा कहाँ पे, z प्लस जी आई एक्स। जी अरे अच्छा एक मिनट, ये कोई इसका पूछा, देखिए ये हम ये शो करना चाह रहे हैं कि 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज नॉट एन अलजेब्राइक इंटीजर, तो इसको प्रूव करने के लिए हमने अस्यूम कर लिया कि ये एक अलजेब्राइक इंटीजर है। अगर ये अलजेब्राइक इंटीजर है तो इसका मतलब है कि zx में एक पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि देन देयर एग्जिस्ट ए पॉलिनोमियल अब किसी भी डिग्री का हो सकता है, हमें तो नहीं पता, पॉलिनोमियल ए, इस तरह से कर लेते हैं, मोनिक होता है तो x टू द पावर n प्लस ए n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 टिल ए नल, where a n माइनस 1 से a नल ये सब इंटीजर्स होंगे, सच दैट, यानी कि अगर ये अलजेब्राइक इंटीजर है तो इसका मतलब है कि हम ये अलजेब्राइक इंटीजर चेक करने के लिए क्या कर रहे थे, इससे पहले पॉलिनोमियल ही तो निकाल रहे थे, हम पॉलिनोमियल निकाल रहे थे, और पॉलिनोमियल जो है निकालने के बाद जो है वो ये कह रहे थे कि ये क्या कहते हैं अलजेब्राइक इंटीजर जो है एक्सक्यूज मी, पॉलिनोमियल आ जा रहा था जिसके कोएफिशिएंट z में होते थे, तो हम कहते थे कि अलजेब्राइक इंटीजर है। तो हमने अस्यूम, क्योंकि अलजेब्राइक इंटीजर से अस्यूम कर लिया, तो हमने ये कहा कि पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करता है सच दैट कि जब उसमें
x की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 1/√2 रखेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा, यानी an माइनस 1 1/√2 to the power n minus 1 till a null is equal to 0। ठीक है, अब ऐसा करें, इस पूरे को मल्टीप्लाई multiplying by square root of 2 to the power n, इससे मल्टीप्लाई करें तो अब ये क्या हो जाएगा, इसे 1 तो ये 1 आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई किया तो ये जाएगा a n माइनस 1 और नीचे डिनोमिनेटर में √2 की पावर n माइनस 1, न्यूमिनेटर में √2 की पावर n आ जाएगी तो सिर्फ √2 आ जाएगा और इस तरह से आखिरी वाले में सिर्फ कांस्टेंट टर्म है तो ये a नल स्क्वायर रूट ऑफ 2 to the power n इज इक्वल टू 0 ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें ये आया है। अब अगर तीसरी टर्म होती, चले ऐसे करता हूँ कि एक टर्म और लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा जो है वो आपको नजर आए कुछ। 1/√2 की पावर n प्लस a n माइनस 1 और ये होगा 1/√2 की पावर n माइनस 1। इसके बाद वाली टर्म होती a n माइनस 2 और 1/√2 की पावर n माइनस 2। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ होता a1 और 1/√2 बस होता ना, स्क्वायर रूट ऑफ 2 और फिर प्लस a नल इज इक्वल टू 0। अब हमने √2 से मल्टीप्लाई किया है तो √2 से जब मल्टीप्लाई किया है तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद ये तो 1 आ गया। यहाँ पर क्या होगा, जब सेकंड वाले में जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 का स्क्वायर आएगा तो √2 का स्क्वायर 2 होता है तो a n माइनस 2 और यहाँ पर √2 के वजह सिर्फ 2 आ जाएगा तो यहाँ 2 आ गया, √2 नहीं आएगा 2 आएगा। फिर इसी तरह से इसके बाद √2 का क्यूब आता, फिर उसके बाद √2 की पावर 4 आती तो √2 का स्क्वायर हो जाता। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर जो है आखिर में आपके पास जो है a1 और √2 की पावर n माइनस 1 आ जाए और फिर प्लस a नल और √2 की पावर n आ जाए। ठीक है, इज इक्वल टू 0, इस तरह से आ गया। तो अब इसका मतलब ये इसमें दो तरह की टर्म्स आपको मिलेंगी, एक ऐसी टर्म्स जिसमें √2 नहीं है और एक ऐसी टर्म जिसमें √2 है। ऐसी टर्म तो उनको अलग अलग कर लें, यानी कि एक 1 अलग कर लिया, फिर और कौन सा अलग किया आपने, ये कर लिया 2a n माइनस 2, फिर इसी तरह से 4a n माइनस 4 हो जाएगा और इस तरह से ये सारे इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जिसमें √2 आएगा ये वाली टर्म आप इकट्ठी कर लें तो उनमें से √2 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, √2 जिनमें आएगा तो उनमें से √2 कॉमन ले लीजिए तो √2 जब कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये a n माइनस 1, फिर इसी तरह से आपके पास आ जाएगा 2a n माइनस, क्योंकि इसके बाद जो होता √2 का क्यूब होता, ऑड पावर होती, √2 का क्यूब होता तो √2 के क्यूब में से √2 निकाल लेते तो √2 का स्क्वायर बचेगा, √2 का स्क्वायर का मतलब है 2 तो ये 2 आ गया एंड सो। तो इस तरह से ये सारे मतलब इस तरह से चलते रहेंगे आगे और वो फिर ये आ गया। तो अब अगर इसमें से √2 की वैल्यू निकालना चाहें ना तो √2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो √2 की वैल्यू ऐसे निकालेंगे कि इस पूरा जो ये जो है टर्म, ये जो ब्रैकेट में, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये -1 प्लस 2a सब n माइनस 2 प्लस 4a n माइनस 4 एंड सो डिवाइडेड बाय, इसको नीचे लाके डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा a n माइनस 1 प्लस 2a n माइनस 3 एंड सो। इस तरह से ये आपके पास आ गया। अब देखिए भाई, ये मुझे बताइए जितने कोएफिशिएंट्स हैं a सारे जो हैं a n माइनस 1 a n माइनस 2 से लेके a नल तक, ये सारे क्या हैं, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स से कोई इंटीजर मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट एक इंटीजर आएगा, इंटीजर में इंटीजर ऐड होगा तो इसका मतलब है कि रिजल्ट एक इंटीजर है। वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है कि न्यूमरेटर एक इंटीजर है तो
डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इंटीजर आएगा। तो इससे ये पता चला कि ये जो √2 है ये आ रहा है p/q की फॉर्म। p/q की फॉर्म में अगर कोई नंबर आता है तो क्योंकि ऊपर भी इंटीजर आ रहा है नीचे भी इंटीजर आ रहा है, तो इसका मतलब होता है कि वो एक रैशनल नंबर है। रैशनल के लिए जरूरी है कि, नंबर है। जबकि √2 जो है वो क्या होता है, एक इरैशनल नंबर। तो इसका मतलब है कॉन्ट्रडिक्शन। आपने इसे अस्यूम किया था कि ये अलजेब्राइक इंटीजर है, ठीक है, आपने अस्यूम किया था कि ये एक अलजेब्राइक इंटीजर है। तो जबकि अलजेब्राइक इंटीजर जब लिया तो हमारे पास ये एक रैशनल नंबर आ गया, इसलिए रैशनल तो नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये जो असम्पशन है वो हमारी रॉन्ग हो गई। ठीक है ना इसमें एक एक्स्ट्रा केस नहीं बनेगा कि जी? √2 वाले से जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो 0 हो जाएगा अगर √2 वाले से, हाँ जो भी चीजें मल्टीप्लाई हो रही है ना वो जब 0 हो जाए तो वो केस भी एक होगा ना सर। वो भी केस होगा बिल्कुल। √2 वाले से जो है, एक तो ये कंट्रडिक्शन आ गया, ठीक है, यानी कि एक केस तो ये हो गया कि ये अगर जो है वो यानी कि ये एक ये हो सकता है, ये कह रहे हैं कि, एक मिनट, पहले वाली चीज तो ये कह दी कि ये क्वोशंट ऑफ टू, ये कंट्रडिक्शन है, पहले ये तो मैं करा दूं ना, फिर वो तो उसके केस को तो करते ही हैं। दिस शोज ए कंट्रडिक्शन that square root of 2 is irrational number। ठीक है, ये कंट्रडिक्शन आ गया, ठीक है। अगर ये यानी कि एक कंट्रडिक्शन आ गया कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अब इसके बाद जो है स्क्वायर रूट ऑफ 2 रैशनल नंबर तो नहीं हो सकता, ये तो जो है वो एक इररेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल होगा, ठीक है। ये देखें, अगर आप जो है ये नॉन जीरो, ये भी एक इंटीजर ले रहे हैं, ये भी एक इंटीजर आ गया, तो ये कंट्रडिक्शन आ गया ना यहाँ पे कि इंटीजर ओवर इंटीजर ये इररेशनल, जबकि इररेशनल था, ये इररेशनल नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका ये आ गया आपके पास, तो ये वाला केस ये हो गया, तो ये एक रैशनल आ रहा है। अब रैशनल आ रहा है, रैशनल तो नहीं है ना ये, तो रैशनल कब आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जो है ये जो है रैशनल नहीं होना चाहिए, तो रैशनल नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए ये जो है इसको 0 हो जाना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये √2 भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। हेंस an-1 + 2an-3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 है। इसका क्या मतलब है, दिस एम्प्लाइज, अगर ये 0 रख दें यहाँ पर, ये 0 हो जाएगा ऊपर वाला। दिस एम्प्लाइज 1 + 2an-2 + 4an-4 इज इक्वल टू 0। 0 कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। ये 1 यहाँ, बाकी सारे देखें ये 2 के कोएफिशिएंट है, तो ये सारे इवन नंबर्स हैं, इनमें ये 1 ऐड हो गया तो इसका मतलब लाजमी ऑड होगा, तो ये फिर कंट्रडिक्शन। यहाँ से भी आपके पास कंट्रडिक्शन आ रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला केस फिर रह जाता है ना, मतलब उससे भी हो रहा है, लेकिन हाँ, तो दिस shows a contradiction that 1 + 2an-2 is even, ठीक है, but
it is clearly odd. क्लियरली नजर आ रहा है कि ऑड है, ये इवन नहीं हो सकता कभी, क्योंकि जाहिर है कि सारे जो इवन होंगे तो उसमें एक 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारी जो असम्पशन थी वो रॉन्ग थी, और जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो एक अलजेब्राइक इंटीजर नहीं था। अब यही जो हमने किया है अलजेब्राइक इंटीजर, हमने ये क्या किया है, पहली चीज जो की थी, अगर इसको देखें, जो हमने पहली चीज की है वो क्या है, अच्छा ये कहाँ चला गया, ये रहा, अलजेब्राइक इंटीग्रल ओवर अलजेब्राइक, ठीक है ना, या इसे हम कह देते हैं इंटीग्रल एलिमेंट, इंटीग्रल एलिमेंट्स ओवर ए डोमेन, ठीक है ना, यानी इंटीग्रल एलिमेंट्स देख रहे होते हैं ना, कि जैसे कहते हैं बी इज इंटीग्रल ओवर ए, तो वो एक एलिमेंट होता है, इंटीग्रल एलिमेंट्स ओवर ए डोमेन, और ये अलजेब्राइक इंटीजर। अब ये तो था इंटीग्रल डोमेन्स के लिए, अब हम इनको रिप्लेस करेंगे फील्ड से। तो जब हम इनको फील्ड से रिप्लेस करेंगे तो ये जो आपके पास है इंटीग्रल एलिमेंट्स है, ये बन जाएगा अलजेब्राइक ओवर, यानी कि इंटीग्रल एलिमेंट्स की बजाय क्या बन जाएगा, अलजेब्राइक एलिमेंट ओवर अ फील्ड, डोमेन के बजाय क्या आ जाएगा, फील्ड, और जो अलजेब्राइक इंटीजर है ये अलजेब्राइक इंटीजर बन जाएगा अलजेब्राइक नंबर। यानी कि अब इसके बजाय हम किसके लिए करेंगे, फील्ड के लिए करेंगे, जिसमें सारे एक्सियम्स होते हैं, ठीक है। सर ये लास्ट वाली चीज प्लीज रिपीट कर सकेंगे? अभी मैं दोबारा बता रहा हूँ सारा, यानी कि हमने जो कुछ अभी किया है एक इंटीग्रल डोमेन के लिए, यानी जी के लिए, क्योंकि जी इंटीग्रल डोमेन है और उससे रिलेटेड जो दूसरी है, अब हम यही सब कुछ करेंगे फील्ड के लिए, ठीक है। तो अब ये मैं लिख रहा हूँ दोबारा, मैंने सिर्फ ये कंपैरिजन के लिए उसको दोबारा जो है वो खोला था, वरना जो अभी मैं चीजें बता रहा हूँ वो मैं लिखूंगा, ठीक। एलिमेंट्स algebraic over a field, यानी कि उसमें क्या था, उसमें था, अगर आप पुराना देखें तो उसमें था ये इंटीग्रल एलिमेंट्स ओवर अ फील्ड, अब अलजेब्राइक एलिमेंट्स ओवर अ फील्ड, ठीक है, या एलिमेंट्स अलजेब्राइक या अलजेब्राइक एलिमेंट्स कर देता हूँ, ये थोड़ा सा उससे जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है आपको, तो इसे मैं कर देता हूँ अलजेब्राइक एलिमेंट्स, उसमें था इंटीग्रल एलिमेंट्स ओवर अ फील्ड, इंटीग्रल एलिमेंट्स ओवर अ डोमेन था। अब डोमेन की जगह किसने ले ली, फील्ड ने, और इंटीग्रल की जगह किसने ले ली, अलजेब्राइक। वहां था क्या चीज, पहले किसी और कलर से लिख देता हूँ ताकि कहीं ये ना, बल्कि नहीं लिखता वो, बस आपको मैंने बता दिया, वरना बाद में जो देखने वाले हैं उन्हें हो सकता है कि कंफ्यूजन हो जाए और वो इसको समझेंगे वो भी इसका ऑल्टरनेट नेम है, इस वजह से मैं लिख ही नहीं रहा। डेफिनेशन वही है वैसे ही है, सिर्फ जो डोमेन्स थी, तो डोमेन की जगह वर्ड क्या हम यूज कर लेंगे, फील्ड का, और जो इंटीग्रल था उसकी जगह वर्ड यूज कर लेंगे अलजेब्राइक का। सेम डेफिनेशन है बिल्कुल, यानी कि लेट ए एंड बी डोमेन्स, डोमेन्स, ठीक जी, हाँ इंटीग्रल डोमेन्स की बात कर रहा है। इंटीग्रल डोमेन्स विथ A is a subset of B। अब ये अगर ये जो पहले वाली चीज है ना, ये A, ये अगर फील्ड हो जाए,
यानी वही डेफिनेशन, उसमें भी यही कहा था। अब हम ये अगर सपोज कर लें कि सपोज ए इज ए फील्ड, ए अगर फील्ड हो जाए और फिर बाकी वही कुछ सब कुछ करेगा, वही उसमें डेफिनेट, जरूरी नहीं है, बी के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, एंड अच्छा, एंड फिर उसके बाद हमने कह दिया B belongs to B is integral over A, तो वो जो इंटीग्रल ओवर A है, देन उस A को आप कहेंगे अल्जेब्राइक ओवर A, देन B is अल्जेब्राइक ओवर A। यानी कोई नई चीज तो नहीं बताई मैंने, सिर्फ ये कह दी कि वही वाली डेफिनेशन में अगर ये वर्ड हम हटा दें, ये वाला, सपोज A इज अ फील्ड, तो फिर ये जो है वो कहलाएगा एलिमेंट, इंटीग्रल एलिमेंट या इंटीग्रल ओवर अ डोमेन। लेकिन अब जो है ये क्या बन गया, फील्ड बन गया। जब ये फील्ड बन गया तो अब क्योंकि ओवर ए जो कह रहे हैं, तो ए एक फील्ड है, तो इस वजह से बी इज अलजेब्राइक ओवर अ फील्ड, ओवर अ फील्ड, तो इस तरह से फील्ड आ गया। हाँ, मतलब इंटीग्रल डोमेन में जो है ना वो क्या कहते हैं उसे, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि फील्ड जो है उसमें हर एलिमेंट का, हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक, हर फील्ड को इंटीग्रल डोमेन कह सकते हैं, यानी कि अगर कोई फील्ड है तो कह देंगे इंटीग्रल डोमेन भी है, लेकिन अगर कोई इंटीग्रल डोमेन है तो उसको जरूरी नहीं कि आप फील्ड भी कह सके, तो इस वजह से। ठीक, तो ये क्योंकि इंटीग्रल डोमेन थी तो इसको हमने स्पेशली फील्ड कह दिया। लेकिन अगर कोई फील्ड है तो उसका आप इंटीग्रल डोमेन कहना चाहें कह दें, वो इंटीग्रल डोमेन भी होगी, क्योंकि फील्ड में इंटीग्रल डोमेन वाली सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। इंटीग्रल डोमेन क्या होती है यार, वो पहले क्लास थी, अब वो मैंने बताई, मैं फिर भी बता देता हूँ। कुछ सर्टेन सेट्स ऑफ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो वो इंटीग्रल जो है वो डोमेन हो जाती है। आपने रिंग पढ़ा था? रिंग नहीं पढ़ा ना? कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी जो है उसमें जीरो डिवाइजर्स नहीं हो तो वो इंटीग्रल डोमेन है। वो मैंने अभी पढ़ाया था, मैंने कहा शायद हाँ। अच्छा, अब हम इसके बाद जो है वो दूसरी चीज देखते हैं, अलजेब्राइक नंबर। वहां क्या था? वहां था अलजेब्राइक इंटीजर था। जब फील्ड के अंदर हम बात करेंगे तो अलजेब्राइक नंबर। तो फर्क सिर्फ इतना था कि हमने ए को वहां पे क्या ले लिया था, जी ले लिया था। जी एक डोमेन था, तो हमने कह दिया था इंटीग्रल डोमेन था, इस वजह से उसे कहा था अलजेब्राइक इंटीजर। अब हम क्या करेंगे, जो फील्ड ए है इसको हम क्या ले लेंगे, क्यू ले लेंगे। क्यू एक फील्ड है, तो ये जो क्यू है, क्यू तो पता है ना क्या होता है? कनेक्शन जो है वो खत्म हो रहा है। P ओवर Q की फॉर्म में, सच दैट P एंड Q belong to Z and Q is not equal to 0। ये Q के एलिमेंट होते हैं, इसमें पूरी 11 प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, और ठीक है, जो 11 प्रॉपर्टीज लिखवाई हैं वो सारी 11 प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, तो ये जो है वो Q कहलाता है। तो अगर हम ये कहते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि B को रिप्लेस कर दिया हमने C से, कॉम्प्लेक्स नंबर that is
algebraic over Q is called an algebraic integer. तो वो algebraic integer, sorry, algebraic number. A complex number that is algebraic over Q is called an algebraic number. तो उसे algebraic number कहेंगे। यानी कि अब आप देखिए कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक पॉलिनोमियल चाहिए होगा। यानी कि अगर ये आप कह रहे हैं कि b है जो कि बराबर है फॉर एग्जाम्पल 1/√2, अभी यही हुआ ना 1/√2। अगर b के लिए 1/√2 के लिए मोनिक पॉलिनोमियल qx में मिल जाए, qx का क्या मतलब होता है, ऐसे पॉलिनोमियल जिनके कोएफिशिएंट्स q में हो, यानी कि फ्रैक्शन वाले कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट जो है वो अलाउ होंगे। तो देखिए कैसे होगा, तो b² इज इक्वल टू 1/2 हो गया, तो ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि b² - 1/2 इज इक्वल टू 0। तो पॉलिनोमियल क्या हो गया, x² - 1/2 जो कि qx के अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब ये सर जी 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 कहिए। अलजेब्राइक आवाज नहीं आ रही। नंबर, अलजेब्राइक नंबर जी कट कट के आ रही है बहुत। मेरी आवाज कट के आ रही है या आपके पास कट कट के जा रही है मेरी आवाज, एक ही बात है। अच्छा चलिए मुझे ये बताइए, आपके पास कट कट के मेरी आवाज आ रही है? आपकी कट कट के आ बाकी सबके पास मेरी आवाज सही आ रही है? इसका मतलब है कि रही है, आपकी तरफ से शायद इंटरनेट। अच्छा मेरी तरफ से मसला है, तो मैं क्या करूँ मसले का? जी हाँ, यहाँ नेट IBA का जो है वो नहीं चल रहा, मैं क्या कर सकता हूँ। रिकॉर्डिंग जी जी, अलजेब्राइक नंबर ये है कि वो जो अलजेब्राइक इंटीजर होता है उसमें ये करते हैं कि रिप्लेस कर देते हैं b की जगह हम कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो b है इसकी जगह कॉम्प्लेक्स नंबर, और a को रिप्लेस कर देते हैं q से, यानी कि फील्ड q से। ठीक है, b की जगह जो है वो c आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, और a की जगह जो है वो q आ जाता है फील्ड q। ठीक, बस। और बाकी वैसे ही है डेफिनेशन के, उसके लिए एक पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करना चाहिए कि जो जिसके जीरो जो है, मतलब ये है कि जो उसको एक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करे। तो अगर हम ये देख रहे हैं कि b हमने देखा था कि ये अलजेब्राइक इंटीजर तो नहीं था 1/√2, लेकिन क्या ये अलजेब्राइक नंबर है या नहीं, तो हमने देखा कि इसके लिए एक पॉलिनोमियल qx में बनाया जा सकता है, मोनिक पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब है कि ये अलजेब्राइक नंबर है। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? जी जी सर। ठीक है, ये अलजेब्राइक नंबर है, इसका मतलब है। ठीक है, और अगर कोई अलजेब्राइक नंबर देखना चाह रहे हैं हम, फॉर एग्जांपल अगर ये चेक देखना चाह रहे हैं कि b इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2, क्या ये अलजेब्राइक नंबर है या नहीं है, तो इसका क्यूब कर दें तो b³ इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा b³ - 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, हाँ, यानी कि p ऑफ x जो है ये हो जाएगा x³ - 2। ये qx के अंदर पॉलिनोमियल आ रहा है। जी जो हमारे पास अलजेब्राइक एलिमेंट्स होंगे, जी जी,
सारे अलजेब्राइक नंबर होंगे या नहीं होंगे, ये पूछना चाह रही हैं? अलजेब्राइक इंटीजर जो है, अलजेब्राइक नंबर तो होंगे, लेकिन अलजेब्राइक नंबर के लिए जरूरी नहीं है कि वो अलजेब्राइक इंटीजर भी हो। जैसे 1/√2 हमने देखा था, एक अलजेब्राइक, ये 1/√2 अलजेब्राइक नंबर है, लेकिन अलजेब्राइक इंटीजर नहीं था। ये हमने देखा था 1/√2। ठीक है, तो अलजेब्राइक नंबर जो है वो और बहुत सारे जो है वो हो सकते हैं। जो अलजेब्राइक नंबर नहीं होता, यानी वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो अलजेब्राइक ओवर क्यू होते हैं, वो अलजेब्राइक नंबर कहलाते हैं। और जो अलजेब्राइक ओवर क्यू नहीं होते कॉम्प्लेक्स नंबर, उन्हें हम कहते हैं ट्रांसेंडेंटल। ठीक है, तो अब जैसे कि b है पाई, अब इसके लिए बनाइए कोई पॉलिनोमियल बनाइए qx में। एक ही पॉलिनोमियल बनता है जो कि qx में नहीं है, जिसको ये सेटिस्फाई करेगा, और वो होता है x माइनस पाई, कि जब x की वैल्यू पाई रख देंगे तो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन ये qx में नहीं है, सिंस पाई डज नॉट बिलोंग टू q। समझ में आ गई बात? जी भाई, क्लियर हो गई ये चीज? जैसे कि ई होता है, हाँ, log 2 होता है जैसे, ठीक है, यानी कि b इज इक्वल टू आयोटा। आयोटा तो वो है अलजेब्राइक नंबर है, किसकी पावर? अच्छा, ई की पावर, हाँ। जैसे ये होता है ई, तो इसके लिए भी पॉलिनोमियल जो बनेगा वो बनेगा, तो ये होगा x माइनस ई, ये भी qx में नहीं है। ठीक, सिंस e इज नॉट रैशनल नंबर। ठीक है, लेकिन √2 जो है वो उसके लिए होगा, क्यूब रूट भी होगा, जैसे कि हमने देखा अभी इस तरह से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इस चीज में? अब इसके बाद हम ये तो फील्ड हो गया। अब इसके बाद हम एक और चीज बनाते हैं, जैसे कि ये हमारे पास है Q, ठीक है, और यहाँ पे हम इस तरह से लिख देते हैं जैसे कि √2। तो इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे? Q √2 के एलिमेंट्स होंगे जैसे वो Z में देखे थे। अब उसमें क्या होता था, उसमें हम ये लिखते थे Z प्लस Z√2, इस तरह से करके लिखते थे। ठीक है, इसमें ऐसे करके जरूरत नहीं है, यानी कि इसका मतलब वही होता है। इसका मतलब, यानी अभी मैं लिख देता हूँ, बाद में नहीं लिखूंगा। इसका मतलब यही होता है कि Q प्लस Q√2, लेकिन इसे लिखने की जरूरत नहीं है इस तरह से। ये होंगे कैसे एलिमेंट, जब जरा बताइए जल्दी से, इसको लिखेंगे कैसे इन सेट की फॉर्म में, सेट So बिल्डर? P upon Q. नहीं, P अपन भी नहीं, हम ऐसे लिख देंगे a प्लस b स्क्वायर रूट ऑफ 2 सच दैट Where A and B b बिलोंग टू q। belongs to Q. जैसे हमने इसके लिए डिफाइन किया था कि हमने कहा था कि a प्लस b स्क्वायर रूट ऑफ 2 सच दैट ए बी बिलोंग टू z, इंटीजर्स में आ रहा था, तो इस तरह से जो है ये डिफाइन कर देंगे। ठीक है, और इसी तरह से क्यू आई जो है ये भी हम डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा इस तरह से, ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी आई सच दैट ए बी बिलोंग टू क्यू। तो ये भी आपके पास जो है। अच्छा, अब ये होती किस तरीके से, ये किस तरीके से इसे हम देखते हैं, तो इसको आप एज अ वेक्टर स्पेस भी देख सकते हैं। वेक्टर स्पेस तो सबने पढ़ा है ना भाई, ये समझ लीजिए कि वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस होता था तो उसकी बेसिस भी होती थी, तो ये एक वेक्टर स्पेस है जिसकी बेसिस जो है 1 और √2 है। इसी तरह से ये भी एक वेक्टर स्पेस है जिसकी बेसिस का सेट ये, यानी कि ये
1 और आयोटा है। 1 सब में आएगा ना, क्योंकि इसके हर एलिमेंट को 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए। q√2 के हर एलिमेंट को 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा ना। अगर 1 नहीं आया तो फिर तो सिर्फ √2 के साथ लिखेंगे ना, लीनियरली इंडिपेंडेंट। 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट, वो इनके ऊपर डिपेंड। जी जी जी, ठीक है। तो ये इसकी जो है ये बेसिस होंगी। तो अगर ये बेसिस 1 और √2 है तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन 2 होगी, क्योंकि 2 बेसिस। आपको पता है कि किसी भी, ये लीनियर अलजेब्रा पढ़ी है ना आप लोगों ने? चलो ठीक है, रेमेडियल में पढ़ी थी, वैसे भी पढ़ी होगी। जी जी, एमएससी आप। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है ये हमारे पास जो है क्यू में आ जाता है। अब इसके बाद ये देखें कि कोई आपको इस तरह से प्रॉब्लम्स कराता हूँ ताकि आपको लगे कौन सा अलजेब्राइक नंबर नहीं है। √2 एक अलजेब्राइक होगा, क्यू अलजेब्राइक नंबर होगा। ठीक है, अब देखिए कुछ चीजें जो है रिड्यूसिबल और इरेड्यूसिबल का कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको थोड़ा सा जो है वो बता देता हूँ। फिर उसके बाद जो है वो हम इंशाल्लाह इसको आगे पढ़ेंगे, मतलब आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो देखिए जो आपके पास है बल्कि रिड्यूसिबल इरेड्यूसिबल के कॉन्सेप्ट से पहले कुछ चीजें और बता दूं या उसकी डेफिनेशन। एक मिनट, सर एक्सक्यूज मी, कितनी देर तक और लेने वाले हैं आप क्लास? बस 10 मिनट हार्डली। ओके सर। A non-zero non-unit एलिमेंट, नॉन यूनिट का मतलब है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता हो, नॉन जीरो भी होना चाहिए। ए ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन D is called an irreducible if A is equal to BC, where B and C belongs to D, implies that either B or C is a unit। यानी कि इसका मतलब ये हो कि फैक्टर जो है ये उसी वक्त बन सकते हो जब दोनों में से कोई एक यूनिट हो, अदरवाइज उसके फैक्टर नहीं होंगे, तो वो कहलाएगा इररेड्यूसिबल। ये इररेड्यूसिबल की डेफिनेशन है। जैसे इंटीजर्स में देखते हैं, ठीक है, तो 3 इज इररेड्यूसिबल। इररेड्यूसिबल इन Z, 3 जो है Z में इररेड्यूसिबल है। क्यों? क्योंकि 3 के जब फैक्टर लिखेंगे तो वो या तो 3 into 1 होगा या फिर 3 into -3 into 1 -1 होगा, इस तरह से होगा। यानी कि 3 into -1 into 1 होगा। तो दोनों सूरतों में ये 1 और -1 Z के क्या है? यूनिट। तो इस वजह से 3 जो है वो इररेड्यूसिबल, इसके फर्दर फैक्टर नहीं हो रहे।
लेकिन अगर ये देखा जाए कि 6, तो 6 के 2 into 3 फैक्टर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि ये 2 नॉन यूनिट है, 3 भी नॉन यूनिट है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 6 इज रिड्यूसिबल, रिड्यूसिबल इन जी। जी हाँ, प्राइम डिकम्पोजिशन हो गई, यानी कि भाई भी प्राइम की हम बात नहीं कर रहे, रिड्यूसिबल इन रिड्यूसिबल की बात कर रहे हैं। जी में ऐसा होता है नहीं, जी में ऐसा होता है कि प्राइम और इररिड्यूसिबल एक ही चीज होती है जी के अंदर, लेकिन इसके अलावा फिर वो चीजें अलग हो जाती है। तो अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ इररिड्यूसिबल की। इररिड्यूसिबल की ये है कि वो फैक्टर नहीं होते हो, अगर फैक्टर हो तो फिर वो सिर्फ दूसरा जो वो यूनिट होना चाहिए उसके साथ वाला। यूनिट जी के क्या होते हैं, 1 और -1 होते हैं जी। क्या नहीं समझ में आई? हाँ, तो वो यूनिट होना चाहिए, कोई एक यूनिट होना चाहिए। तो नॉन यूनिट तो फैक्टर आ गए ना, तो फिर यूनिट क्यों लाएंगे? यानी कि कोई और तरीका ना हो, नॉन यूनिटी वो यूनिट ही आ रहा हो, या नॉन यूनिट आ गए 2 और 3 6 के साथ। 6 के 2 फैक्टर्स हैं, 2 और 3, दोनों में से यूनिट कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये रिड्यूसिबल है। लेकिन आप 2 को करें आप फैक्टर, आप बताइए क्या होगा? बस यही होगा ना, -2 को करेंगे तो क्या होगा, 2 into -1। तो दोनों यूनिट, दोनों में से कोई एक यूनिट आ रहा है ना, तो 2 इज इररिड्यूसिबल, 2 इररिड्यूसिबल है। किसका? ये तो यहाँ भी ऐसे ही है। अच्छा, ये मैं इसको अरेज कर देता हूँ। सर तो इसका मतलब तो ये ही हुआ क्या कि हर प्राइम नंबर इररिड्यूसिबल होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जो है ये प्राइम की बात ही नहीं कर रहा, प्राइम को छोड़ दीजिए। प्राइम जो है वो जी के अंदर एक ही होता है, लेकिन अगर जी से अलग हम निकल जाएं, हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। ओके सर। तो उसके तो आपने फैक्टर ही नहीं किए ना, नॉन यूनिट फैक्टर हो तो सकते हैं ना, 2 और 3 हो सकते हैं, इसमें तो अवेलेबल ही नहीं थे, तो इस वजह से, ठीक। तो 2 जो है वो इररिड्यूसिबल है, 3 भी इररिड्यूसिबल है, लेकिन 6 इररिड्यूसिबल नहीं है, क्योंकि इसके फैक्टर जो है वो हो रहे हैं यहाँ, ठीक है। ये इररिड्यूसिबल की डेफिनेशन हो गई। अब इसके बाद देखिए, देखिए इसके बाद देखिए प्राइम। अब प्राइम को किस तरीके से डिफाइन करते हैं? ए नॉन जीरो नॉन यूनिट, उसी तरह से आ गया नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट, इसे पी कहते हैं, ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन D is called a prime if P divides AB, ठीक है, implies that P divides A or P divides B, where A, B belong to integral domain D। यानी कि अब प्राइम की डेफिनेशन क्या है कि अगर प्राइम किसी प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि वो दोनों में से किसी एक को डिवाइड कर रहा होगा। तो अब देखिए इसकी एग्जांपल देखते हैं। 2 डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 2 डिवाइड कर रहा है, एक मिनट, अच्छा 2 जो है वो प्राइम है, क्योंकि अगर ये किसी भी प्रोडक्ट
ए बी को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये 2 जो है ए को भी डिवाइड करेगा या 2 बी को डिवाइड करेगा। जैसे कि 2 बताइए किसको डिवाइड करता है, ऐसा कोई भी नंबर तलाश कीजिए। बहुत छोटा 12 को कर दिया आपने, तो 2 जो है इसको जब भी दो चीजों के प्रोडक्ट में लिखा जाएगा, ठीक है ना, तो वो 2 जो है वो दोनों में से किसी एक को डिवाइड कर रहा होगा। यानी कि आप ये कर देंगे, नहीं 4 into 3 को कर दिया तो 2 जो है वो 4 को डिवाइड कर रहा होगा। नहीं, किसी एक और लिखा हुआ है ना, और फजूल सी बात क्या मतलब नहीं, अब चले मैं इसका बताता हूँ। अब आपको मैं बता दूं, यानी इसमें 12 के जिस तरीके से भी फैक्टर करेंगे आप, उसमें क्या हो रहा होगा, किसी एक को लाजमी डिवाइड कर रहा होगा। अब 6 है जी, दोनों को भी कर सकता है, लेकिन ये कि एक को तो लाजमी करेगा, ठीक है। अब 6 डिवाइड कर रहा है 36 को, ठीक है। हमने 36 के फैक्टर किए, एक फैक्टर हमने कर दिया 36 का 4 और दूसरा कर दिया 9। अब क्या हो रहा है, 6 ना तो 4 को डिवाइड कर रहा है और ना 6 9 को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब 6 जो है वो प्राइम नहीं है। समझ में आई बात ये? तो 6 इस तरीके से प्राइम नहीं है। ये हर प्राइम में ये खूबी होगी कि ये प्रॉपर्टी है प्राइम की, और वो जो प्रॉपर्टी है जो इससे पहले आपने पढ़ी है वो इररिड्यूसिबल की है, क्योंकि मशहूर है प्राइम के लिए अमूमन। लेकिन क्योंकि इंटीजर में प्राइम और जो है वो इररिड्यूसिबल एक जैसा नजर आ रहा होता है जी में, तो इस वजह से हमें जो है वो कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इसके अलावा आप दूसरे देखेंगे तो फिर इंटीजर्स और प्राइम जो है वो अलग अलग नजर आएंगे। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। आज यहीं तक रखते हैं।